विषय हिंदी, कक्षा 10वीं, पाठ 9वां, जब तक जिंदा रहो लिखता रहो। इस पाठ के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जन्म 1941, देवरिया, उत्तर प्रदेश। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हिंदी जगत के जाने माने कवि, लेखक, आलोचक एवं संपादक हैं। आप देश, काल और वातावरण के प्रति सजग और संवेदनशील रचनाकार हैं। अब प्रमुख कृतियां देखो। फिर भी कुछ रह जाएगा, कविता संग्रह, अज्ञेय पत्रावली, निबंध, अंतहीन आकाश, यात्रा, अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय बन, यात्रा संस्मरण, अस्थि और भवती, आत्मकथा, बातचीत, साक्षात्कार संग्रह आदि। अब गद्य संबंधी के बारे में जानकारी सुनिए। प्रस्तुत साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने नागर जी से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं। इन सभी का जीवन एवं लेखन पर कितना और किस तरह का प्रभाव पड़ा, इसे साक्षात्कार के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है। अब बच्चों, हम जब तक जिंदा रहो लिखता रहो इस पाठ की ओर देखते हैं। ध्यान से सुनिए। तिवारी जी ने नागर जी से कहा, मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले जाना चाहता हूँ। जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था? किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और आपके सामने क्या आदर्श थे? नागर जी ने कहा, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। आरंभ में कवियों की ही अधिक पढ़ता था। स्नेह जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज्यादा पढ़ी। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। मेरे पिताजी घर में एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी, यह 2 पत्रिकाएं मंगाते थे। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद और कौशिक का साहित्य था। आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े, बाद में शरदचंद्र के साहित्य को पढ़ा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती सन 1930 के आसपास पढ़ा। उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास सन 1930 में ही पढ़े। उसी समय अनंतमठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास भी पढ़ा था। तिवारी जी ने पूछा, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? इस पर नागर जी ने कहा, नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय सन 1928, सन 1929 में लाठीचार्ज हुआ था। इस अनुभव से ही सबसे पहली कविता कब लो कहूँ लाठी खाय, इसे ही लेखन का आरंभ मानिए। तिवारी जी ने आगे प्रश्न पूछा, इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? नागर जी ने कहा, नहीं गया क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। सन 1929 के बाद मेरी रुचि पढ़ने में और सामाजिक कार्यों में बढ़ी, लेकिन पहली कहानी छपी सन 1933 में, अपशकुन। चंडी प्रसाद हृदय की लेखन शैली में मुझे बहुत प्रभावित किया। तिवारी जी ने पूछा, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? इस पर नागर जी ने कहा, हाँ, निश्चित रूप से पड़ा। पिताजी ने आंदोलन में भाग लेने से रोका। वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। तिवारी जी ने आगे प्रश्न किया, आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है वह किसके प्रभावित है? इसके उत्तर में नागर जी ने कहा, वह तो अपने समाज में ही उभरी थी। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण अर्थात सबूत है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था, वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। इसी संस्कार ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तिवारी जी ने पूछा,
उस समय के क्रांतिकारी आंदोलन, सामाजिक आंदोलनों और आर्य समाज, क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? उत्तर देते हुए नागरजी ने कहा, क्रांतिकारी आंदोलन में भाग न लेने के लिए पिताजी ने डांटा और रोका। काकोरी बम कांड हो चुका था सन 1921 में। आंदोलन तेज हो गए थे। तभी बीच में ही रोककर तिवारी जी ने प्रश्न पूछा, क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? नागरजी ने कहा, आंदोलनों का आरंभिक असर है थोड़ा जरूर। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका। जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट सन 1933 में हुई। उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहाँ दाखिल था। नेहरू जी ने जेल में थे। उनकी माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। मैं उनकी माताजी के पास रोज आता जाता था। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वही भेंट हुई जो प्रायः होती रहती थी। उनसे खूब बातें होती थी, हर तरह की। तिवारी जी ने पूछा, आपका पहला उपन्यास कौन सा है? बड़ी ही सरलता से जवाब देते हुए नागरजी ने कहा, बंगाल में से लौटकर मैंने पहला उपन्यास महाकाल सन 1944 में लिखा, जो छपा सन 1946 में और वही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ। तिवारी जी ने पूछा, नागरजी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क प्रभाव में है? नागरजी ने कहा, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय गहमरी, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के नाम बाद में है। माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते जाते थे। वे अजानुबाहु थे, ढीला कुर्ता पहनते थे और जालियांवाला बाग की खून सनी अर्थात खून से रंगी मिट्टी हमेशा कुर्ते की जेब में रखते थे। सन 1931 से 37 तक मैं प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरद चंद्र से मिलता रहा और एक बार उनके तिवारी जी ने उस वक्त पूछा, पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? नागरजी बोले, तुलसीदास को तो मुझे मुट्ठी के समान पिलाया गया है। बाबा रोज शाम को रामचरितमानस मुझसे पढ़वा कर सुनते थे और श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे। तिवारी जी ने पूछा, नागरजी, आपने खंजर नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, क्या इस पर आपका विश्वास है? तभी नागरजी ने कहा, नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं। उनकी भविष्यवाणियां कभी कभी बहुत सच होती है। सूर्य पंचशती के समय से ही काफी विवाद चला था कि सूर्य जन्म से अंध थे या नहीं। सवाल यह है कि देखता कौन है, आंख या मन? आंख माध्यम है, देखने वाला मन है। तिवारी जी ने पूछा, आपने क्या कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? नागरजी ने कहा, हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं मेरे उपन्यासों के बारे में, खास तौर से जिनसे पाठ्य प्रतिकारों का पता चलता है। तिवारी जी ने पूछा, नागरजी, आपने भ्रमण तो काफी किया है? तिवारी जी को बीच में रोकते हुए नागर ने कहा, हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष का, पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक। इन यात्राओं का यह लाभ हुआ कि मैंने कैरेक्टर अर्थात चरित्र बहुत देखे और उनके मनोविज्ञान को भी समझाने का मौका मिला। तिवारी जी ने पूछा, अपने समय के लेखकों आप किन्हें पसंद करते हैं? नागरजी ने कहा, अगर दिल से पूछे तो एक ही आदमी, उसे बहुत प्यार करता हूँ, वह है रामविलास शर्मा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूँगा। बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र है। उनकी कहानियाँ थी, टॉल्स्टॉय और चेखोव की रचनाएं भी चुने दिए हैं।
ने पूछा, आपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है। नागर जी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बहुत। पत्रों का संग्रह भी काफी है, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं। इसके लिए घूमना बहुत पड़ा। बड़े बूढ़ों से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया। गदर के फूल लिखने के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। तिवारी जी ने पूछा, अपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है। नागर जी ने कहा, हाँ बहुत करना पड़ा है। नाचो बहुत गोपाल लिखते समय सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। तिवारी जी ने पूछा, नागर जी क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? इस पर नागर जी ने कहा, हाँ प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। मन की गति आगे तक है, प्राण को वहां तक खींचना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिससे जीवन के संस्कार रेंगते हैं। मन प्राण से ही साधना है। तिवारी जी ने पूछा, सुर में अपने मन को ही पकड़ा है? नागर जी ने कहा, हाँ सुर में एक जगह लिखा है, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ। जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंट्यूटिव आई बताएगी। तिवारी जी ने अंत में कहा, नागर जी हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य के भी लिहाज नहीं किया। इस पर नागर जी बोले, स्वास्थ्य ठीक है मेरा। पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवा और चारा क्या है। तुम लोग यह मनाओ कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। अब सीख इस पाठ में यह ली जा सकती है, जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। प्रस्तुत साक्षात्कार प्रश्न उत्तर के माध्यम से हमें हिंदी साहित्य की विविध विधाओं का बोध कराते हुए लेखन कार्य की